स्वर कोकिला लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से स्वर कोकिला तक का सफ़र आसान नहीं था। बहुत कठिनाइयाँ आईं, लेकिन लता मंगेशकर ने हिम्मत नहीं हारी। उनके इस सफ़र में कई ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया, और आज हम उन्हीं शख्सियतों के बारे में करेंगे चर्चा। बताएंगे आपको कि कौन थे वो लोग जिन्होंने लता मंगेशकर के स्वर कोकिला बनने में अहम भूमिका निभाई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 50,000 से ज़्यादा गाने गाए। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो। फिर भी वो कहती थी कि उन्हें दोबारा जन्म मिले तो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। लता मंगेशकर को कम उम्र से हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। पिता के गुजर जाने पर कोई कहता ये लड़की परिवार का नाम खराब कर देगी, तो कोई कहता पतली आवाज़ को उनकी कमज़ोरी बता देता। हालांकि उन्होंने अपनी गायकी के अंदाज से सभी को गलत साबित कर दिया। लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला का दर्जा दिलाने में 5 अहम लोगों का हाथ रहा। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं 5 शख्सियत पर। लता मंगेशकर की बायोग्राफी लता सुर गाथा के मुताबिक लता मंगेशकर ने जो पहले सपना देखा था वो था देश सेवा का। उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रण भी ले लिया था। इसके लिए उन्होंने वीर सावरकर से कहा था कि वो समाज सेवा के लिए राजनीति का रास्ता अपनाएंगी। उनकी बात सुनकर वीर सावरकर ने कहा था कि तुम्हारे पिता का संगीत क्षेत्र में बहुत नाम है, वो इसी के ज़रिए देश की सेवा कर रहे हैं। तुम्हें भी उन्हीं के जैसे संगीत के माध्यम से समाज की सेवा करनी चाहिए। वीर सावरकर के समझाने पर लता मंगेशकर ने राजनीति का सपना छोड़ संगीत के जरिए समाज सेवा करने का संकल्प लिया। लता मंगेशकर ने हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि मास्टर गुलाम हैदर और कंपोज़र अनिल बिश्वास के व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर पड़ा। लता मंगेशकर ने बताया कि मास्टर गुलाम हैदर ने उन्हें सिखाया था कि बीट पर आने वाले बोल पर थोड़ा सा ज़्यादा वज़न देना चाहिए, इससे ही गाने में उठाव आता है। वहीं अनिल बिश्वास ने उन्हें गाते हुए सांस पर ठहराव लेना सिखाया। उन्होंने लता मंगेशकर को बताया कि कैसे गाते वक्त कहाँ कहाँ पर सांस छोड़ना चाहिए, जिससे दर्शक को सुनने में अटपटा न लगे। लता मंगेशकर का पालन पोषण मुंबई में हुआ। यही कारण था कि उनकी बोलचाल की भाषा भी मराठी ही थी। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में गाना शुरू किया तो लोग मराठी होने पर उन्हें ताने भी मारते थे। इसी से जुड़ा किस्सा ये है कि एक दिन लता संगीतकार अनिल बिश्वास और दिलीप कुमार के साथ लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रही थी। अनिल बिश्वास ने दिलीप कुमार से लता का परिचय कराते हुए कहा, दिलीप ये लता मंगेशकर है और ये बहुत अच्छा गाती हैं। इस पर दिलीप कुमार ने पूछा कि ये कहाँ की हैं। अनिल बिश्वास ने बताया कि ये मराठी हैं। मराठी शब्द सुनते ही दिलीप कुमार ने अपना चेहरा अजीब सा बनाकर कहा, क्या है ना, मराठी लोगों की बोली में थोड़ी दाल भात की बू होती है। उनकी ये बात लता मंगेशकर को बुरी लग गई। इसके बाद लता मंगेशकर ने उर्दू सीखने की ठानी और सीख भी ली। वो कहती थी वो दिलीप कुमार ही थे जिनकी बदौलत उन्हें उर्दू आई और उनका उच्चारण सुधर गया। इस लिस्ट में अंतिम नाम पाकिस्तान के मलिका तरन्नुम नूरजहां का है। जब लता मंगेशकर ने मराठी फिल्मों के लिए गाना शुरू किया था तो उस वक्त नूरजहां इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा थी। खुद लता मंगेशकर उनको अपना आइडियल मानती थी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के जैसी दूसरी नूरजहां भी नहीं हो सकती। रिपोर्ट्स की माने तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता था। कहा यह भी जाता था कि अगर पार्टीशन के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता का सिंगिंग करियर इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। इस लिहाज से नूरजहां का पाकिस्तान जाना बेहतर रहा और हिंदी सिनेमा को एक बेहतरीन आवाज़ मिली। वहीं दूसरी तरफ नूरजहां ने 14 साल की लता को देखकर ये बात कही थी कि ये एक दिन बड़ी सिंगर बनेगी। लता भी नूरजहां की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनको अपना आइडियल मानती थी और खाली समय में नूरजहां भी उनके गाना सुना करती थी।